कल से हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं और कल से आपके लिए बहुत ही अच्छे से हम एनालाइज करके एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। और कल की क्लासेस उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो ओनली नीट को क्वालिफाई करके। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। आज ये मानव जनन की सेकंड क्लास है। बहुत बच्चों के मैसेज आए मेरे पास कि सर हमारा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, अब आप हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए। तो कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो कल से हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं और कल से आपके लिए बहुत ही अच्छे से हम एनालाइज करके एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। और कल की क्लासेस उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो ओनली नीट को क्वालिफाई करके किसी प्राइवेट कॉलेज में या फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्हें भी हम बताएंगे किस तरह से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल से आप अच्छे से देखें, क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, आपने नहीं समझा कि एनसीईआरटी के हाईलाइट टॉपिक कौन से हैं, किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको आप तैयार करके नहीं गए तो आपके मार्क अच्छे नहीं आ पाएंगे। इसलिए कल से आप जरूर ज्वाइन करें क्लास को। अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर मोस्टली कर लिया है, आज तो बहुत इजी टॉपिक है जो उसमें बचे हुए हैं, तो हमने ये कर लिए थे। बस आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, आवर्त चक्र। इसको आप समझें पहले, आगे तो आपको पता है, समझ लिया तो एनसीईआरटी की लाइन वही लिखी होती है जो यहाँ पे हम सीखने वाले। सबसे पहले होता क्या है, आप ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब कोई भी A to Z बच्ची पैदा होती है तो उस टाइम पे क्या होते हैं, उसमें प्राथमिक पुटिकाएं होती हैं या प्राथमिक पुटक होते हैं। उससे जन्म से लेके यौवन अवस्था तक वो लगातार उनकी संख्या घटती रहती है और यौवन अवस्था में आने पर वो अप्रॉक्स 60 से 80 हजार रह जाती है। यौवन अवस्था जब आरंभ होती है उस टाइम पे उनमें एक नया साइकिल स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस आवर्त चक्र। अब इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक पुटक होता है उसका अगला प्रोसेस होता है आवर्त चक्र में। तो हम समझेंगे कैसे कैसे कहां कहां पे होता है। सीधी सी बात है, क्या होता है, ये प्राथमिक पुटक था, ये क्या था, प्राथमिक पुटक था। आगे प्रोसेस ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा इसको क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। प्राथमिक पुटक था जन्म के टाइम। यौवन अवस्था आती है, जब यौवन अवस्था आती है तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, उसका स्राव होता है। ये GnRH पहुंचता है पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि से। अग्र पीयूष ग्रंथि निकलवाती है FSH और LH। FSH आपको जाकर प्राथमिक पुटिका पे काम करता है। प्राथमिक पुटिका को ये चेंज करता है किसमें, ग्राफियन पुटिका में। और फिर ग्राफियन पुटिका की जो लेयर होती है उससे ये एस्ट्रोजन भी निकलवाता है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। इसी के साथ LH का क्या काम होता है, LH अंड उत्सर्जन कराता है। कौन से 14वें दिन अभी हम देखने वाले हैं। ग्राफियन पुटिका को ये फाड़ देता है। ग्राफियन पुटिका को फाड़ के क्या हो जाता है, अंड उत्सर्जन हो जाता है। और जो ग्राफियन पुटिका, जो पुटक कोशिकाएं बचती हैं उनको चेंज करता है किसमें, वो चेंज हो जाती है किसमें, पीत पिंडक में। तो पीत पिंडक में चेंज हो जाती है, पीत पिंड में चेंज हो जाती है। और यही LH पीत पिंड से प्रोजेस्टेरोन निकलवाता है। क्लियर, समझ आ गई। क्या होगा, LH ग्राफियन पुटिका को फाड़ेगा, ग्राफियन पुटिका को फाड़ेगा तो उनसे अंड उत्सर्जन होगा और जो उसके चारों तरफ कोशिकाएं लगी थी तो उनको क्या करेगा, वह काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, पीत पिंडक में। और यही LH पीत पिंडक से प्रोजेस्टेरोन निकलवाएगा, स्रावित करेगा। ये प्रोसेस होता है। 2 पॉइंट और समझने आपको। एस्ट्रोजन का जो काम होता है वो होता है अंतगर्भाशय भित्ति को बनाना मीन्स।
और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है उसे बनाए रखना। जैसे घर कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है, और उसकी जो बनाए रखता है, देखभाल जो करता है वो कौन करता है? गार्ड करता है। इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन गार्ड का काम करता है और एस्ट्रोजन मिस्त्री का काम करता है अंतर्गर्भाशय भित्ति को बनाने के लिए। ये सब आप लेयर्स पढ़ चुके हैं। होता क्या है प्रोसेस में? प्रोसेस में जैसी ही यौवन अवस्था आएगी, FSH, FSH, FSH और LH क्या होंगे? बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़ेंगे, और ये पुटिका प्राथमिक पुटिका से क्या होगी? द्वितीय पुटिका, तृतीय पुटिका, और इस तरह से चेंज होकर ग्राफीन पुटिका में चेंज हो जाएगी। और ग्राफीन पुटिका क्या होती है? ये परिपक्व पुटिका बन जाती है। जब ये परिपक्व पुटिका बन जाती है तो क्या होता है? 14वें दिन, 14वें दिन क्या होता है? LH से फाड़ देता है। अब हम प्रोसेस समझने वाले हैं कैसे कैसे क्या क्या इसमें होता है। ये चक्र कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का ये चक्र होता है। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? अब इसको हमने बांटा है किसमें? अवस्थाएं बांट रखी है। एक दिखाया आपको ऋतुस्राव अवस्था, रजोधर्म, एक दिखाया पुटिकीय प्रवस्था, एक दिखाई स्रावी प्रवस्था। अब देखो ये प्रवस्थाएं होती कैसे हैं, और एक इसमें आती है अंडोत्सर्जन। अगर ध्यान से देखें तो इसमें 4 अवस्थाएं होती है। इसमें ऋतुस्राव में होता क्या है? फर्स्ट ये चलता है फर्स्ट डे से 5 डे तक चलता है। इसमें क्या होता है? गर्भाशय की जो अंत स्तर होती है वो टूटती है। जब वो अंत स्तर टूटती है तो उसमें रक्त वाहिनियां होती है, इसलिए ब्लड भी निकलता है। तो आवर्त चक्र के 1 दिन से 5वें दिन तक रक्त का स्राव होता है, और ये प्रोसेस हमारा प्राथमिक पुटिका वाला साथ साथ कंटिन्यू चलता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 6ठे दिन से 13वें दिन आती है पुटिकीय प्रवस्था। पुटिकीय प्रवस्था का मीन्स यहाँ पे प्राथमिक पुटिका किसमें कन्वर्ट हो रही है? ग्राफियन पुटिका में, इसीलिए इसका नाम है पुटिकीय प्रवस्था। आप समझ गए इसे कौन चेंज कराएगा? FSH चेंज कराएगा प्राथमिक पुटिका को किसमें? ग्राफियन पुटिका में। और ग्राफियन पुटिका से क्या निकल पाएगा? इसकी लेयर से क्या निकल पाएगा? ये निकल पाएगा एस्ट्रोजन। ये हो गया, ये 13वें दिन तक प्रोसेस हो गया सेकंड। 6ठे दिन से 13वें दिन तक का प्रोसेस ये सेकंड वाला हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? 14वें दिन LH एकदम LH का स्राव एकदम हायर हो जाएगा। देखो LH का स्राव क्या एकदम हायर हो गया। साथ में किसका? साथ में FSH का भी हायर हो गया। FSH का, क्योंकि दोनों के स्राव क्या होंगे? कंटिन्यू तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब इनके 14वें दिन पर हायर हो गई। 14वें दिन पर क्या हो गई? ये हायर हो गई। आपको सोचो, जब ये हायर हो गए साथ में कौन? LH और FSH, तो ग्राफियन पुटिका से क्या निकल रहा है? ग्राफियन पुटिका से निकल रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन निकल रहा है तो एस्ट्रोजन की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। क्लियर? तो ये तीनों क्या होते हैं? ध्यान रखने, 14वें दिन पे इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया। 14वें दिन ये तीनों क्या होते हैं? हाई लेवल पर होते हैं। और 14वें दिन क्या होता है? LH इसे ग्राफियन पुटिका को फाड़ देता है। ग्राफियन पुटिका को फाड़ के अंडोत्सर्ग हो जाता है। अंडोत्सर्ग हो गया। अब यहाँ पे अंडोत्सर्ग होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है इसका। जो यहाँ पे ये बची हुई कोशिकाएं हैं, जो लेयर्स बना रही थी यहाँ पे, इससे ये चेंज हो जाती है किसमें? पीत पिंडक में। पीत पिंडक में चेंज हो गई। अब पीत पिंडक का क्या काम होता है? LH क्या होता है? LH पीत पिंडक से क्या निकलवाता है? ये निकलवाता है प्रोजेस्टेरोन। क्यों? क्योंकि सॉरी कहां पे गए? क्या निकलवाता है ये? इससे निकलवाता है प्रोजेस्टेरोन। क्यों? क्योंकि क्या होगा? ये पहले तो 5वें दिन तक टूटेगी ये लेयर, फिर क्या होगी? लगातार आपको दिख रही है कंटिन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगी। बनवाएगा कौन? यहाँ पे आपको पता है लगातार क्या निकल रहा है? यहाँ पे निकल रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? इसे बनवाना स्टार्ट करेगा, बनवाएगा एस्ट्रोजन। उसके बाद क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन इसे बनाए रखने के लिए इसकी हेल्प करता है, बनाए रखता है इसको। तो पीत पिंडक जो होगा, ये पीत पिंड जो होगा क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन निकालेगा और इसको बनाए रखेगा। पूरे में ये प्रोसेस यहाँ पे चलता है इस तरह से। अब यहाँ पे पूरे प्रोसेस को बस ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने हैं आपको, वो पॉइंट भी याद रखने हैं। खुद समझ आ जाएगा कि क्या होगा। खुद सोचो, ग्राफियन पुटिका है। ग्राफियन पुटिका जब परिपक्व होगी, अपनी हायर लेवल पे आएगी, तो इससे निकलने वाला एस्ट्रोजन भी हायर लेवल पे होगा। और प्रोजेस्टेरोन सीधी सी बात है, FSH निकलवा रहा है। जब FSH हायर लेवल पे होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे एस्ट्रोजन भी हायर लेवल पे होगा।
होगा ना। और पीत पिंडक बन जाएगा। पीत पिंडक का काम ही क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन निकालना। जब ये बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब जैसे ही नेक्स्ट होता है जिनकी क्वांटिटी एकदम गिर जाती है। क्लियर। हम तो एक ही आवर्त की बात करेंगे, अगला आवर्त इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन क्या होगा, अगला आवर्त जैसे ही नेक्स्ट स्टार्ट होगा इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है और ये दोबारा टूटना स्टार्ट कर देती है। यही यहाँ पे सब लिख रखा है। यही यहाँ पे लिख रखा है कितने दिन का होता है, इनके नाम लिख रखे हैं कि किसमें होता है। मादा प्राइमेटो में इसमें होता है, और जनन चक्र, आवर्त चक्र, इसके कई नाम होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और इसे मासिक धर्म भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं, तो कई सारे नाम इसके दे रखे हैं। यहाँ पे प्रथम वाले को जो कहते हैं ऋतुस्राव, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल की साइकिल की शुरुआत जो होती है प्रथम, ये कौन सी होती है, यौवन अवस्था में होती है, ये हमने देख लिया था। और प्रथम वाले को जो कहते हैं, जो इसका नाम है वो है रजो दर्शन। इसमें छुपा हुआ है, देखो रजो दर्शन नाम है इसका, जो फर्स्ट वाला होता है। और ये यहाँ पे लिख रखा है अंडोसर्ग होता है। इस तरह से स्टेप बता रखे हैं, मैंने आपको समझा दिया। ये देखो रक्तस्राव कितने से होता है, 3 से 5 दिन होता है, और इस तरह से गर्भाशय लेयर इसकी टूटती है। तो ये क्या है जो हमने समझा था, इसमें यहाँ पे वही लिख रखा है। यहाँ पे देखो यही क्रियावस्थाएं सब यहाँ पे दर्शा रखी है। ये तो बिल्कुल एकदम आसानी से समझ आ जाएगा, आपने वो प्रोसेस समझ लिया तो ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आता है निषेचन अंतरोपण। निषेचन का मीन्स क्या होता है, जब शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, दोनों संलित हो जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं निषेचन। अंतरोपण का क्या मतलब होता है, अंतरोपण का मतलब होता है जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन कोशिकाएं लगातार क्या होती है, विभाजित होती है। विभाजित होने के बाद क्या होता है, विभाजित होते हुए लगातार इनमें भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होती है, गर्भाशय की जो अंत लेयर थी, अंत भित्ति थी, उससे ये चिपक जाती है, उसे बोलते हैं अंतरोपण। यहाँ पे आप निषेचन देखने वाले, निषेचन में देखो ये लिख रखा है स्त्री और पुरुष संभोग मैथुन के दौरान क्या होता है, श्वसन से शुक्र वीर्य क्या होता है, स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। वीर्यसेचन इस तरह से होता है। फिर गति से शुक्राणु तेजी से गर्भाशय किससे, गुहा, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा से होके क्या जाते हैं, गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। और क्या होता है, अंडवाहिनी नली की तुम्बिका या एम्पुलर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और आपको पता है यहीं पे क्या आते हैं, इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है, और यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचे। तो यहाँ पे लिख रखा है कि कैसे कैसे निषेचन होता है। अब तो मैंने बोला आगे चैप्टर बिल्कुल इजी है, जो हार्ड था हमने सब कवर कर लिया। अंडाणु, ये देखो अंडाणु बता रखा है किस तरह से यहाँ पे आगे से निषेचन करता है, और इससे अंडाणु होता है, और इससे इन दोनों का निषेचन होने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये बता रखा है, देखो शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ये सबको पता है, सिंपल सी बात है, निषेचन इसी को बोलते हैं। और क्या होता है, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण, ये अंडावरण जो होता है स्तर के संपर्क में आता है, और क्या होता है, अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देता है। ये ऐसा होता है जैसे ये इसके संपर्क में आता है, इसकी लेयर में क्या होता है, जो एक अजीब चेंज आ जाता है, जिससे दूसरे शुक्राणु इसमें एंटर नहीं कर पाते। एनसीईआरटी में लिखने लिखा है वो किस तरह का चेंज आता है, बस आपको इतना ही काम चल जाएगा कि ये क्या होता है, अतिरिक्त शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोक देता है। और यहाँ पे ये लिख रखा है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, एक चीज ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अग्रपिंडक ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, स्राव शुक्राणु की पारदर्शी जो अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका प्रद्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। ये तो हमने देख लिया था, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। जैसे ये आता है द्वितीयक विभाजन जो अधूरा था, द्वितीयक विभाजन यहाँ पे स्टार्ट होता है किससे, इसके आने पर, किसके, शुक्राणु को आने पर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि द्वितीयक विभाजन कब होता है, निषेचन से पहले होता है, निषेचन के बाद होता है। तो सीधी बात है, यहाँ पे जब ये शुक्राणु आता है उसके बाद द्वितीयक अंडक बनता है, पहले नहीं बनता। तो लाइन इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे पहले हुआ था प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बने थे, यहाँ पे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बन जाता है, और उस तरह से इसमें से क्या आ जाता है, अंडाणु उत्पन्न हो जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने बोला ना, आगे का
आगे का प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल है, ये सिंपल सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है। हार्ड वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, बस यहाँ पे यही बता रखा है कि उसमें क्या होते हैं, अंडाणु में एक्स होते हैं और शुक्राणु में एक्स वाई होते हैं। और जब एक्स एक्स क्या करेगा, एक्स के साथ निषेचन करेगा तो क्या होगा, फीमेल बनेगी, और एक्स वाई के साथ करेगा तो क्या होगा, मेल होगा। और दोनों की परसेंटेज 50% चांस रहते हैं मेल फीमेल होने के, यहाँ पे ये लिख रखा है। यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे निषेचन होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है निषेचन होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, इस तरह से बननी स्टार्ट हो जाती है। 2 4 6 2 4 से 8 बनेगी, 8 से देखो 8 तक यहाँ पे कोशिकाएं बनती है, फिर 16 बनती है, 32 बनती है, फिर 64 बनती है। तो ये प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे जो विभाजन होता है, अजीब तरीके का विभाजन होता है। तो कैसा होता है कि जैसे विभाजन का प्रोसेस ये होता है, पहले कोशिका विभाजित करते हैं, विभाजन करती है, विभाजन के बाद यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, तो 1 से 2 बननी चाहिए थी। 2 बनने के बाद क्या होनी चाहिए थी, उसमें वृद्धि होनी चाहिए थी, वो कोशिका बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी नहीं होती। लगातार विभाजन होता रहता है, साइज इतना ही रहता है। इसका मीन जितना एक कोशिका का साइज था, इतना ही सब मिला के 2 कोशिकाओं का है, इतना ही 4 का है, इतना ही 8 का है, तो साइज नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं इसको, विदलन बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। विदलन होता रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा, कुछ कोशिकाएं आके चारों तरफ लग जाती हैं, कुछ यहाँ पे बीच में लग जाती हैं। अब क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़ने वाले, इस तरह से लग जाती है ये कोशिकाएं 2 भागों में बढ़ जाती है, एक परिधि बना लेती हैं और एक बीच में इस तरह से लग जाती है। क्लियर, तो ये प्रोसेस का ये होता है। अब इसे कोरक पुटी मेडुल तो ये तूतक वूतक जो बोलते हैं, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये देखो क्या होता है यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो समसूत्री विभाजन, विदलन क्या बोलते हैं इसको, देखो विदलन बोलते हैं, क्योंकि कोशिका वृद्धि नहीं करती, ये अलग तरह का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसे विदलन क्लीवेज बोलते हैं। कि शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्टिमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से विभाजन होना स्टार्ट होता है, संकीर्ण पथ से। जब वो गर्भाशय की ओर बढ़ता है तो विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इसे विदलन क्लीवेज बोलते हैं। फिर उसके बाद उसने लिखा है, ये क्या होता है देखो, तब ये 2 4 8 16 सांततिक कोशिकाओं, जिसे आप कोशिका नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोशिकाओं वाला तो जो क्वालिटी है वो दिखाई नहीं रही, ये तो अजीब सी कोशिका है, इसलिए यहाँ पे इन्हें कोशिका नहीं बोलेंगे। कोशिका आपको मैंने बता दिया, वृद्धि करके बनाती, वो ठीक से प्रोसेस करती तो कोशिका बोलते, लेकिन यहाँ पे कोशिका नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो वृद्धि नहीं कर रही, उनको कोरक खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरक खंड बोलेंगे, और ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, रचना करते हैं। 8 और 16 कोरखंड वाले भ्रूण को क्या बोलते हैं, है तो ये भ्रूण ही ना, तो उसको हम तूतक बोलते हैं, मैरुला बोलते हैं। और ये तूतक लगातार विभाजन देखा था हमने, होता रहता है, और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यह कोरकपुटी किसमें चेंज हो जाता है, कोरकपुटी में चेंज हो जाता है। आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखा आपने, ये तूतक था, मोरूला था, और ये कोरकपुटी में इस तरह से चेंज हो गया था। कोरकपुटी में इस तरह से चेंज हो गया था, रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरकपुटी में कोरकखंड बाहरी परत में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसे पोषकोरक। मैंने बोला था ना, एक बाहर की तरफ लेयर बन जाती है, पोषकोरक बोलते हैं। कोशिकाओं के भीतर वाले समूह को हम पोषकोरक से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अंतःकोश के समूह बोलते हैं। बोल दिया, 2 में बढ़ गया था, हमने देखा था अभी, कहते हैं। और अब पोषकोरक क्या होता है, अंत स्तर गर्भाशय अंत स्तर से संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अंतःकोश के समूह भ्रूण के रूप में अलग विभेदित हो जाता है। इसका मीन्स जो बाहर वाली लेयर थी, पोषकोरक थी, वो भ्रूण में कन्वर्ट नहीं होता, पार्ट वो भ्रूण का ही था, क्योंकि था तो क्या, ये तूतक ये था क्या, था तो भ्रूण ही ना, लेकिन इसका बाहर वाला पार्ट आगे डेवलप नहीं होता, भ्रूण में कन्वर्ट नहीं होता। जो साइडो वाला पार्ट था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, पोषकोरक बोल रहे थे, तो पोषकोरक आगे भ्रूण में चेंज नहीं होता। इसके अंदर वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अंतःकोश के समूह, वो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। इसने ये समझाने की आपको कोशिश की है, बस ये होगा। अब पोषकोरक का कार्य है यहाँ पे, अभी हम पढ़ेंगे उसको। इस तरह से हो जाता है, क्योंकि ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये तो भ्रूण बनाएगा, ये आगे चल के क्या होगा, भ्रूण विभाजन करता रहेगा, आगे शरीर को बनाना, बॉडी को बनाना है इसको। अब पोषकोरक का भी कार्य होता है, ये भ्रूण तो नहीं, आगे भ्रूण में कन्वर्ट होकर भ्रूण वृद्धि तो नहीं करता, लेकिन कार्य इसका भी होता है, जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं।
संकलन के बाद गर्भाशय कोशिका तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुटी को अनावृत कर लेती है। इसका मतलब जैसे ये चिपकेगा इससे, गर्भाशय ये है, जैसे ये इससे चिपका तो यहाँ पे लगातार विभाजन होगा और इसे इस तरह से क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। ये इसने बोला है, अंतस्थापित हो जाता है इस तरह से। ये क्या होगा, अंतस्थापित हो जाता है, अंदर स्थापित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अंतरोपण बोलते हैं। तो ये सिंपल सा पैसेज था हमारा। अब आता है सहगर्भता और भ्रूणीय परिवर्तन। सहगर्भता का मतलब होता है, सहगर्भता आपको पता है, कोरकपुटी यहाँ पे क्या होगी, चिपक गई तो उसने गर्भधारण कर लिया, फीमेल ने गर्भधारण कर लिया, इसे बोलते हैं सहगर्भता। सहगर्भता होगी। अब भ्रूणीय परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है कि अब भ्रूण वृद्धि करेगा, आगे विकास करेगा, अंगों का निर्माण करेगा, तो उसी बोलते हैं भ्रूणीय परिवर्तन। आप देखो पोषकोरक का कार्य स्टार्ट हो गया। अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी रचनाएं उभर आती हैं, जिसे जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें जरायुंकुर बोलते हैं। मैंने बोला था ना ये भ्रूण में चेंज तो नहीं होगा, लेकिन इसका नीचे काम स्टार्ट होने वाला है। अंतरोपण ये भ्रूण में गड़बड़ होता है। कोरक पुटी में क्या थे, दो पार्ट्स थे, अंतरकोश के समूह और पोषकोरक। पोषकोरक यहाँ पे रचनाएं बनाएगा, अभी हम उसे समझने वाले हैं, और अंतकोश के समूह भ्रूण में चेंज हो जाएगा, भ्रूण बनाएगा। यहाँ पे जरायुंकुर, तो ये इससे क्या, पोषकोरक, ये पोषकोरक है, ये पोषकोरक इस तरह से, इससे इस तरह से अंकुरन निकलेंगे, इस तरह से क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम जरायुंकुर। अंकुर निकलते हैं, कोरियोनिक बिलाई बोलते हैं। जरायुंकुर क्या होते हैं, गर्भाशय ऊतक, गर्भाशय ऊतक ये है ना, गर्भाशय ये क्या है, गर्भाशय भित्ति है, तो ये क्या हुआ, इससे मिला हुआ गर्भाशय ऊतक ही तो हुआ। तो ये अंकुर जो होते हैं किसके साथ, गर्भाशय, कौन से चल रहा है, हाँ, क्या होता है, गर्भाशय की आचरण होते हैं तथा जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक साथ अंतरा अंगुलित हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का गठन कहते हैं, जिसे अपरा बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अंकुर थे, जरायु अंकुर थे और गर्भाशय ऊतक थे, इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर क्या बना लिया, अपरा का निर्माण कर लेते हैं। इसका ये कहने का मतलब है, सिंपल सा है, क्या है, ये अंकुर थे और प्लस ऊतक थे, जो गर्भाशय के ऊतक थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, अपरा का निर्माण कर लिया। बस इतना बोलना चाह रहा है, ये अपरा का निर्माण कर लेते हैं। अब क्योंकि जो बच्चा होता है वो मुंह से तो कुछ खाता नहीं, ऐसा थोड़ी मुंह से कुछ खाएगा, वो जो भी जाना है नाभि, जिसे बोलते हैं नाभि, तो नाभि के जरिए ही उसमें नाभि से ही अंदर जाता है, जो भी जाना है उसे पोषण, और जो भी उससे एक्स्ट्रा जो उसे मटेरियल है, जो उसे नुकसान दे सकता है, वो उत्सर्जी पदार्थ बाहर उसी से आते हैं, नाभि से। तो अपरा यही काम करती है। यहाँ पे देखो दे रखा है, अपरा क्या होती है, भ्रूण को ऑक्सीजन जो भी चाहिए होता है, पोषण जो भी चाहिए होता है वो देती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भ्रूण द्वारा उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, जो जरूरी नहीं होते। अपरा एक नाभि की बात कर रहे थे हम अभी, वो नाभु द्वारा भ्रूण से क्या होता है, जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों के अंदर लाने जाने काम करता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक इंपोर्टेंट कार्य स्टार्ट होता है अपरा का, यहाँ पे ले जाने तक का कार्य में मदद करता है। अपरा अंतस्रावी, स्रावी मतलब ग्रंथियां, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। ग्रंथियों का काम क्या होता है, ग्रंथियां जो होती हैं कुछ ना कुछ निकालती है, वो क्या निकालती है, वो हार्मोन्स निकालती है। तो ये अपरा उसी की तरह कार्य करती है, अंतस्रावी ग्रंथियों की तरह। तो इसने बोला है कि अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है ये, और इसने कुछ और बोला, लेकिन अपने सिंपल भाषा में समझ लिया कि अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, अपरा अंतस्रावी ऊतकों का भी कार्य करती है। ऊतकों का मतलब क्या है, अंतस्रावी ऊतक, ग्रंथियां भी किससे बनी होंगी, ऊतकों से बनी होंगी। तो हम तो सिंपल भाषा में समझ लें कि अपरा जो होती है वो अंतस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करती है। ठीक है, क्लियर। अब अनेक हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन और मानव अपना लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन निकालती है। ये चार हार्मोन्स निकालती है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए कि अपना कौन कौन से हार्मोन्स निकालती है चारों। देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो अंडाशय में भी निकल रहा था, लेकिन इसने ये भी निकाला, और साथ में क्या निकालती है, ये दो हार्मोन्स निकालती है मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और सहगर्भता के लिए की अवधि में अंडाशय निकालता है रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स।
तो ध्यान रखना ये चारों हार्मोन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अपरा से निकलते हैं ये, रिलैक्सिन अंडाशय से निकलता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन हार्मोन्स पे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है, वो लाइन यहीं पे है। हाँ, ये हमें यह याद रखना चाहिए कि क्या HCG HPL रिलैक्सिन स्त्री में केवल क्या सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, ये तीनों हार्मोन्स ओनली सगर्भता की स्थिति में निकलते हैं, बाकी किसी टाइम नहीं निकलते हैं। जब सगर्भता उसके अंदर होगी तभी ये निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। ये भी याद रखना है, ये दोनों कौन निकालता है? अपरा निकालती है, रिलैक्सिन हार्मोन्स अंडाशय निकालता है, आपको पता होना चाहिए। अब बाकी क्या होता है इसके अलावा दूसरे हार्मोन, जैसे ये एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, ये इनकी मात्रा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पहले चाहिए था, जो भी चाहिए था एक बॉडी के लिए, अब दो बॉडी के लिए चाहिए, मीन्स बच्चे के लिए भी तो चाहिए ना, तो हार्मोन्स इसलिए बढ़ जाएंगे, सब क्रियाएं बढ़ जाएंगी, तभी तो क्या होगा? दोनों का पोषण हो पाएगा। तो ये सब भी बढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात थी, और कोई भी यहाँ पे ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो अंतरोपण हो गया, अंतरकोशिकीय। अब देखो हमने किसका काम पढ़ लिया? जो कार्य था, हमने किसका कार्य पढ़ लिया? हमने जो बाह्य परत थी पोषकोरक था, उसका कार्य यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्या किया। अब जो अंतरकोशिकीय समूह था, जो भ्रूण में कन्वर्ट होगा, उसे हम देखने वाले। अंतरकोशिकीय समूह क्या होगा? ये क्या बनाएगा? बाह्य त्वचा एंडोडर्म्स और क्या होगा? अंतस्त्वचा बनाएगा। मीन्स क्या? एंडोडर्म एक्टोडर्म बनाएगा, बाह्य त्वचा को बोलते हैं एक्टोडर्म, और अंतस्त्वचा एंडोडर्म को बनाएगा। और इसके बीच में क्या आएगी? मध्य जन स्तर मेसोडर्म आती है। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, दो आ रही है, तो एक बाहर आएगी और एक अंदर ही आएगी, सीधी सी बात है, और बाद में ही इसमें बीच में तीसरी लेयर बनती है। तो ये पूछा भी गया है कि पहले बताइए कौन कौन सी लेयर आती है, बाद में कौन सी आती है। तो खुद सोचो, दो लेयर आएंगी तो एक ऊपर एक नीचे ही होगी, तीसरी बाद में ही आएगी, तो सीधी सी बात है मध्यजन स्तर जो आता है वो बाद में आता है, पहले ये दोनों आती है। अब यही सब तीनों स्तर मिलके क्या होती है? पूरी बॉडी को बना देती है। यहीं पे लिखा हुआ है कि ये तीनों ही स्तर वयस्क के सभी ऊतक और अंगों का निर्माण करती हैं। और इसमें क्या होता है? देखो एक कोशिका याद रखनी है, इस अंतरकोशिकीय समूह में कुछ कुछ निश्चित तरह की ये कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें स्टेम क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है, ये सभी अंग और ऊतकों को उत्पादित कर सकती है, बॉडी के सब ऊतक बना सकती है स्टेम कोशिकाएं। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी मैंने बोला चैप्टर आज का तो इजी है, कल तक हार्ड कर लिया था हमने। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर बोला है कि यहाँ तक तो समझ लिया ना हमने, यहाँ तक समझ लिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे सगर्भता के बाद भ्रूण के हृदय क्या होता है? हृदय निर्मित होता है, और एक बढ़ती हुई भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसकी हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले स्टेथोस्कोप बन जाता है, वो बन जाता है, हृदय बन जाता है, जिससे धड़कन सुन सकते हैं हम। और सगर्भता के दूसरे सप्ताह तक भ्रूण के क्या बनते हैं? 5 उंगलियां बनती हैं, और 12वें सप्ताह में ये ध्यान रखना, ये पूछ लेता है यहाँ से कि पहले सप्ताह में कौन सा बनता है, दूसरे सप्ताह में कौन सा बनता है, तीसरे सप्ताह में। तो इंपोर्टेंट है, बस यहाँ पे ये दे रखा पहले सप्ताह में कौन बनेगा, सबसे पहले कौन बनता है, ये कौन बनता है, ये कौन बनता है, और ये सप्ताह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से यहाँ पे पूछ रखा है। और ध्यान रखना है इसको, पॉइंट ही ध्यान रखने में पूछ लेता है कि कौन से मंथ में, कौन सी तिमाही में, कौन से सप्ताह में किन अंगों का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। फिर आता है प्रसव और दुःस्रावण। प्रसव का मीन्स क्या होता है? प्रसव का मीन्स होता है बच्चे का जन्म होना, श्रावण का मतलब तो जानते हो, दुग्ध निकलना, श्राव होना दुग्ध का। फिर आता है मानव में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है? 9.5 होती है, क्योंकि किसी में कितने होती है? 10 मंथ होती है, किसी में कितनी होती है? 9 मंथ होती है। जब दोनों का आप एवरेज निकालोगे तो सीधी बात है कितना आएगा? 9.5 आएगा। तो ये इसने बताने की कोशिश की है, जिसे गर्भ अवधि कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय में जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। संकुचन होता है ना, हमने पढ़ा था गर्भाशय की पेशी स्तर जो होता है, पेशियों का काम ये होता है संकुचित होना। तो उसमें क्या होता है? तेजी से संकुचन होता है, जिससे वो बाहर निकल आता है। ये प्रोसेस कौन करता है? ये हम अभी देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया शिशु क्या होता है? शिशु जन्म, या क्या बोलते हैं इसको? प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल क्या है? तंत्री अंतस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण
विकसित गर्भ से मिलते हैं और अपरा, ये दोनों क्या होती हैं, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा संकेत देते हैं हल्के किसके रूप में, संकुचन के रूप में, गर्भ के संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्ध कहते हैं। और ये मात्र पीयूष ग्रंथि से क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलवाने की क्रिया करते हैं। कहने का मतलब इसका ये था सिंपल सा कि यहाँ पे जो गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है और अपरा दोनों मिलकर क्या करते हैं, संकुचन के रूप में संकेत देते हैं किसे, हमारी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि क्या निकालती है, ऑक्सीटोसिन निकालती है, और जितनी तेजी से संकुचन बढ़ता जाएगा ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा, जितना तेज संकुचन होगा ऑक्सीटोसिन इतना ज्यादा निकलेगा, और इसी तरह से दोनों की क्रिया चलती रहेगी, संकुचन तेज होता रहेगा, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा निकलता रहेगा, और इस तरह से प्रसव हो जाएगा, शिशु का जन्म हो जाएगा। यहाँ पे यही बता रखा है, फिर इस तरह से लगातार होता रहता है और फिर शिशु का जन्म हो जाता है। ये है ना, फिर कार्य करता है, तो इसके कारण जोर जोर से क्या होता है, गर्भ संकुचन होने लगते हैं, और गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक प्रसाव क्या श्रवण को उद्दीपित करता है। मैंने बोला ना, जितना संकुचन बढ़ेगा इतने ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलेगा। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया, जो नियम था फिजिक्स में पढ़ा हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया। संकुचन बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन भी बढ़ेगा, संकुचन बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन भी बढ़ेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का जो फिजिक्स का नियम है वो कहता है कि एक दूसरे को इस तरह से ये बढ़ाते रहते हैं, और इसके कारण क्या होता है, संकुचन तीव्रता से क्या हो गया, तीव्रतर हो जाता है, और इससे शिशु क्या होता है, जन्मनाल के द्वारा बाहर आ जाता है। ये हो गया। फिर आता है स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सहगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, वो तो आएंगे, सी बात है। और सहगर्भता के अंत तक इसमें दुग्ध क्या होता है, उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, दुग्ध श्रावण कहते हैं। और ये माँ को अपने नवजात शिशु के आहार की पूर्ति करने में मदद करता है। दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध निकलता है उसे प्राथमिक स्तन्य या खींच कहते हैं, और जिसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिरक्षी तत्व होते हैं, समाहित होते हैं। इसमें नवजात शिशु के प्रतिरोधी क्षमता क्या करने के लिए, प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं, और एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद प्रारंभ के कुछ महीनों तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है। कल से क्या करेंगे, कल से हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम सॉल्यूशन करेंगे, आपको अच्छे से बताया जाएगा, आपको समझाया भी जाएगा। देखो इस तरह से एनसीईआरटी से यहाँ से क्वेश्चन उठाए, इस तरह से उठाए, ये हाईलाइट टॉपिक है, यहाँ से आपको टॉपिक करना, सब अच्छे से समझाया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो आने वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराया जाएगा, बताया जाएगा। और जो बच्चे क्वालिफाई, मैंने पहले ही बोला था, क्वालिफाई करना चाहते हैं ओनली नीट को, और प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, बीएमएस में भी एडमिशन अब तो नीट के थ्रू ही होता है, उसमें जाना चाहते हैं क्वालिफाई करके, तो क्या उन सब के लिए बहुत स्पेशल क्लास रहेगी, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। वो हम टॉपिक बताएंगे, उन टॉपिक पे वो काम करेंगे, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी हो जाएंगे। और जिनकी प्रिपरेशन बहुत हाई है और एकदम से वो और अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, तो हम सब अच्छे से कराएंगे। उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो पॉइंट उनके छूट गए होंगे उसे वो रिवाइज कर देंगे एक बार। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ।